Hello everyone and welcome. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article that we have to discuss here is India-Kuwait relationship that you can relate with GS paper 2 international relation. This is very important topic because अगर आपको वेस्ट एशिया के ऊपर क्वेश्चन आता है तो इस रिलेशन के बारे में आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स वेस्ट एशिया से रिलेटेड आपको यहां पर देखने को मिलेंगे. देन इकोनॉमी में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडियन रुपी गेटिंग डेप्रिशिएटेड. अब व्हाट आर द रीजंस व्हाई इट इज एक्चुअली हैपनिंग और इसका क्या इंपैक्ट होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट यू कैन रिलेट विद जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी सेक्शन से. देन इन एडिशन टू दिस जीएस पेपर 3 में ही एक टॉपिक आता है साइंस एंड टेक. वहां पर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. एक स्पीड गन से रिलेटेड, आई सपोज ये प्रीलिम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, एंड दूसरा स्टारलिंक प्रोजेक्ट. ये दो तरीके से आपका काम आ सकता है. वैसे मेंस में इसका रेलेवेंस कम है, प्री में स्टारलिंक के बारे में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ जाएगा. एंड इंटरनल सिक्योरिटी जहां पर आप जीएस पेपर 3 में देखते हैं वहां उस टॉपिक से आप इसे रिलेट कर सकते हैं बिकॉज कुछ कंसर्न्स है इसको लेके. वो कंसर्न्स की वजह से ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. आइए अब इस लेक्चर को शुरू करते हैं. और सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो इसके लिए क्या करना होगा. आपको करना क्या है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है एंड स्कैन करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को. इस टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली बेसिस पे इस पीडीएफ का वर्जन मिल जाएगा एक, एंड उससे आप डेली बेसिस पे इन पूरी क्लास को नोट्स के फॉर्मेट में रिवाइज कर सकते हैं. आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जहां पर इंडिया कुवैत रिलेशंस में एक नया टर्न आया है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अभी रिसेंटली हुआ क्या, इंडियन प्राइम मिनिस्टर 2 दिन की विजिट पे पहुंचे कुवैत, स्टार्टिंग फ्रॉम 21 ऑफ दिसंबर टिल 22 ऑफ दिसंबर. अब इसमें हमने कुवैत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टाई अप साइन किया है, जहां पर हमारे मेजर फोकस एरिया रहेंगे डिफेंस कॉपरेशन, ट्रेड एंड पीपल टू पीपल इंगेजमेंट. अब देखो ये रिलेशंस आज के नहीं, हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो कुवैत हमारा एक नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, चाहे आप एंशिएंट टाइम की बात करें तब से ही. बट अभी की अगर हम बात करते हैं तो 1961 तक इंडियन रुपी जो था वो एक लीगल टेंडर था आपका कुवैत के अंदर. एंड इन एडिशन टू दिस कुवैत में एक साइजेबल पॉपुलेशन इंडिया की रहती है. इस वजह से इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसे मिनी इंडिया का रेफरेंस दिया. तो मतलब आप ये मान के चलो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप, मतलब बहुत ज्यादा लोग कुवैत में रहते हैं, जो एक बेनिफिट ये देते हैं कि भाई रेमिटेंसेस प्रोवाइड करते हैं, प्लस पीपल टू पीपल टाई जो कनेक्टिविटी है उसको भी कहीं ना कहीं प्रमोट करने में हेल्प करते हैं. तो अराउंड 10 लाख इंडियंस आज की डेट में कुवैत के अंदर रहते हैं, जो कि पीपल टू पीपल टाई के लिए इंपॉर्टेंट है एंड मोर ओवर रेमिटेंसेस के भी एक हमारे लिए सोर्स है जो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और साथ के साथ कुवैत की इकोनॉमी में भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अब देखो कुवैत की अगर आप लोकेशन देखें तो बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है एंड इस वजह से आने वाले समय में हम कॉपरेट करेंगे एंटी पायरेसी और मरीन टाइम सिक्योरिटी के ऊपर, ताकि जो इंडियन ओशन है पूरा इसको सिक्योर ट्रेडिंग के लिए हम प्रमोट कर सकें. अब जिस तरह से वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहे हैं, खासकर ईरान और इजराइल के बीच में, तो सिक्योरिटी अपने आप में एक प्रोमिनेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी वेस्ट एशिया की कंट्री के साथ हमारे टाइज में. तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है. देन अगर हम बात करें कि आज की डेट में हमारा क्या ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो टोटल बायलैटरल ट्रेड 2023-24 में हमारा समवेयर अराउंड $10 बिलियन का है, जहां पर इंडिया का एक्सपोर्ट लगभग आपका $2 बिलियन के आसपास है. अब देखो इसमें कुछ मेजर सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हम कुवैत के साथ डील कर रहे हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल, आईटी सेक्टर, फिनटेक कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग एंड एनर्जी एक्सप्लोरेशन. हम मिलके ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं अगर आप इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कुवैत काफी इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये 6th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है हमारा. कितना? 6th लार्जेस्ट. एंड इवन इसके अलावा पेट्रोलियम गैस जो है उसका 4th लार्जेस्ट हमारा सप्लायर है.
तो इंडिया की जितनी भी एनर्जी नीड है उसका 3.5% सिर्फ और सिर्फ कुवैत से आता है, और हमें आपस में रिन्यूएबल एनर्जी को लेके भी काफ़ी अच्छा खासा कॉपरेशन यहाँ पे चल रहा है। तो कहते हैं कि भाई अब डिफेंस के अंदर क्या एमओयू हमने साइन किए, तो सबसे पहले हम एक्सचेंज ऑफ डिफेंस पर्सनल करेंगे, उसके अलावा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को प्रमोट करेंगे, एंड इवन अगर कुवैत ने हमसे कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने तो हम उसमें भी इसकी हेल्प करेंगे। इन एडिशन टू दिस, अगर हम जैसे पीपल टू पीपल या कल्चरल टाइज की बात करें तो इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे कुवैत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है। एंड इवन अगर आप देखें तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट लाइक रामायण, महाभारत, ये अरेबिक में वहाँ पर प्रमोट की जा रही हैं एज अ कल्चरल एक्सचेंज के तौर पे। काफ़ी सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जैसे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एंड यूएन, हम एक साथ एक दूसरे के साथ कॉपरेट एंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कीप इन माइंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट इंडिया कुवैत रिलेशन। अभी रिसेंटली इनका जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया, एंड यहाँ पर कुवैत का इंडिया के प्रति आप ये कह सकते हो कि लाइक आप एक तरह से क्या एक्नॉलेजमेंट है, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। अब आने वाले समय में हम आपस में किन किन एरियाज में कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करेंगे। देखो, वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं, चाहे अभी असद गवर्नमेंट का सीरिया से भागना हो या आपको ये जो ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं, हम दोनों ही कंट्री प्रमोट करते हैं इस एरिया में पीस को, सिक्योरिटी को और प्रॉस्पेरिटी को। तो हमारा मेजर फोकस इसके ऊपर रहेगा। एंड इवन हम टेररिज्म के भी अगेंस्ट है और हम ये कहते हैं कि भाई एक स्टेबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ट होना चाहिए ताकि एक लॉन्ग टर्म पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को हम इस एरिया में इंश्योर कर सकें। अब यहाँ पर जैसे जो बिजनेस लीडर्स थे, हमने उनके साथ भी मीटिंग की कि भैया एक इंडिया ब्राइट स्पॉट है ग्लोबल इकोनॉमी में, आप यहाँ पर आइए और इन्वेस्ट कीजिए, आप हमारे मेक इन इंडिया और वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स के पार्ट बने। ना केवल आपको इससे हाई रिटर्न्स मिलेंगे बल्कि इंडिया को भी आपका सपोर्ट मिलेगा। तो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये कुवैत एरिया? तो एनर्जी स्टेबिलिटी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 85% ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कुवैत। देन इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए या आप एक्सपोर्ट्स की बात करें तो दोनों एरियाज में कुवैत की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत ज़्यादा क्यों है? बिकॉज देखो, हम रिफाइनरीज को प्रमोट करते हैं और ये रिफाइंड ऑयल्स को हम कहाँ पर बेचते हैं? बेचते हैं यूरोप में। तो हमारा एक्सपोर्ट बास्केट इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर उसके ऊपर भी फोकस करेंगे एंड पोटेंशियल अदर सेक्टर्स के ऊपर भी फोकस करेंगे, जैसे आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जियोपॉलिटिकल इश्यूज की बात करें तो गल्फ में इंडिया का रोल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा एक डायस्पोरा रहता है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, रेमिटेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम हमेशा से एक लुक वेस्ट पॉलिसी को फॉलो करते हैं एंड इस वजह से कुवैत उसका एक स्ट्रैटेजिक पिलर हो सकता है। अब कुवैत की अगर बात की जाए तो वो भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया की एक्सपर्टीज आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर में दे कैन यूटिलाइज दिस। अब ग्लोबल कोऑपरेशन की बात की जाए तो इंडिया कहीं ना कहीं डिफेंस में, ट्रेड में, डिप्लोमेसी में उनकी हेल्प कर सकता है। एंड मोर ओवर इंडियन डायस्पोरा कहीं ना कहीं आपस में गुडविल को प्रमोट करने और हार्मनी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि आने वाले समय में हम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे, मरीन टाइम सिक्योरिटी में आपस में कॉपरेट करेंगे। इंडियन डायस्पोरा और जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, हम कहीं ना कहीं आप ये समझ के चलो कि इंडियन डायस्पोरा एक तरह से हमारा एम्बेसडर ही है जो इस एरिया में हमारी गुडविल को प्रमोट कर रहा है। तो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो जिससे हमारे पीपल टू पीपल टाई और ज्यादा इनहैंस हो, इंप्रूव हो। मोर ओवर इन एडिशन टू दिस, हम आपस में ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट को एक्सपैंड करना चाहते हैं, जैसे स्टार्टअप में, डिजिटल इनोवेशंस में, फूड सिक्योरिटी में, सप्लाई चेन रेजिलियंस में एक दूसरे के साथ हम कैसे कॉपरेट और कोऑर्डिनेट कर सकें, इन सभी पर्सपेक्टिव पे हमारा फोकस रहेगा। तो आई होप आपको पहला आर्टिकल समझ में आया हो।
अब देखिए, इस आर्टिकल के बाद मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप 2025 के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो आपको एक फास्ट ट्रैक रिवीजन की ज़रूरत ज़रूर से होगी। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करवाया जाएगा, नॉट जस्ट आपके स्टैटिक को बल्कि करंट अफेयर्स को भी। तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे क्यूआर कोड को यानी कूपन कोड को आप यूज कर सकते हैं, दैट इज VSHMA। अब इससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा एंड मोर ओवर आप इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल की, जहां पर इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन के बारे में हम बात करेंगे। अभी इंडियन रुपी ऑल टाइम लो के ऊपर पहुंच गया एंड यहां पर कहा जाता है कि भी 85 रुपी का मार्क भी ये क्रॉस कर गया। अब अगर आप देखिए ये डेप्रिसिएशन क्यों हो रही है, कहते हैं ये डेप्रिसिएशन हो रही है डॉलर्स की स्ट्रेंथनिंग के कारण, कि डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। तो यहां पर हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए और क्या होती हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, जैसे एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, किस चीज से ड्रिवन होता है, हम उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट बेसिकली आप ये मान के चले, एक करेंसी की वैल्यू इन फ्रंट ऑफ दूसरी करेंसी। जैसे $1 की कीमत इंडियन रुपी में 85 रुपीज है, तो यहां पर अगर आप देखें तो सीधा सीधा ये बताता है कि भाई एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी में क्या है। अब ये बहुत सारी चीजों के ऊपर ड्रिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल कितना वो कंट्री इंपोर्ट करती है, कितना वो कंट्री एक्सपोर्ट करती है, एंड इवन कितना वो कंट्री का फॉरेन डेट है। इन सभी चीजों के ऊपर ये आपकी बात डिपेंड करती है। अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सब इसी का ही पार्ट है, मतलब कहीं ना कहीं इसी से ड्रिवन होता है। तो अब यहां पर समझते हैं कि कैसे एक एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये डिमांड एंड सप्लाई की गेम है। जैसे मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी में लोग बाहर घूमने जा रहे हैं विदेशों में, तो डॉलर चाहिएगा। अगर इंडिया में अगर हम बात करें, हमें इंपोर्ट करना है, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, उसके लिए भी डॉलर चाहिएगा। तो ये डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है किसी करेंसी की, कि उसको अगर उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी। अगर डिमांड लो है तो वैल्यू डेप्रिशिएट हो सकती है, अगर डिमांड हाई है तो वैल्यू एप्रिशिएट कर सकती है। तो एक्सचेंज रेट मार्केट के इनविजिबल हैंड, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। हायर द डिमांड, हायर विल बी द वैल्यू, लोअर द डिमांड, लोअर विल बी द वैल्यू। अब अगर आपको अपनी करेंसी को बैलेंस करना है तो उसकी डिमांड इंक्रीज करनी होगी। अब दूसरी चीज यहां पर आती है कि भाई आपके गुड्स आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो। जैसे इंडिया के केस में इंडियन रुपी की डिमांड इतनी नहीं है, प्लस हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं, तो इंपोर्ट ज्यादा होगा तो आपको डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, एंड जिसकी वजह से आप ये देखोगे डॉलर की कीमत इंक्रीज होगी। अब ऐसे ही सर्विस सेक्टर पे भी है, जैसे मान लो टूरिज्म है, अब लोग विदेश घूमने जा रहे हैं, अब उसमें स्पेंडिंग होगी तो यूएस डॉलर की डिमांड होगी, एंड यूएस डॉलर की डिमांड होगी तो वहां से अगेन डॉलर स्ट्रेंथन होगा। अब एक चीज है जिसपे हम हमेशा से फोकस करते हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने पे। जैसे पिछले 25 सालों में हमने $1 ट्रिलियन की एफडीआई रेज की है, तो यहां पर हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट पिछले कुछ समय से, जब से ये यूक्रेन का क्राइसिस स्टार्ट हुआ है और अभी इजराइल का, थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एफडीआई और एफआईआई पे इंपैक्ट पड़ा है। तो यहां पर आप मान के चलो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये आपके इंडियन इकोनॉमी में आते हैं तो स्ट्रेंथन होता है इससे रुपी। अगर ये इंडिया से जाते हैं तो वीक होगा रुपी। तो यहां पर अगर कंटिन्यूसली आउटफ्लो हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, एंड वाइस वर्सा भी होता है कि भाई अगर रुपये की वैल्यू कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन करेगी तो इन्वेस्टर अपना भरोसा खोएगा, तो वो भी पैसा निकालेगा यहां पे। अब बाकी कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। जैसे आपकी ट्रेड पॉलिसी क्या है, फॉर एग्जांपल आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, या आप कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन करते हैं जिससे आपकी ट्रेड बूस्ट होती है, तो ये कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगी। बट अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, जैसे एग्जांपल देता हूं, अभी यूएस ने एक वार्निंग दी थी कि भाई अगर आप ब्रिक्स करेंसी को डेवलप करते हो तो उस केस में 100% तक टैरिफ इंपोज किया जा सकता है।
अब ट्रंप आ रहे हैं तो उसके बाद से ही ये कियास लगाई जा रही है कि भी इंडिया के ऊपर टैरिफ इंक्रीज होगा एंड जिसकी वजह से डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, लोग वापस से यूएस इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं या इंडिया से पैसा खींच रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हो बट इंडिया से पैसा जा रहा है। इन्फ्लेशन रेट की अगर बात करें तो एक चीज देखिए, काफी प्रोलॉन्ग टाइम से फूड इन्फ्लेशन इंडिया में आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों कंट्रोल करने में फेल हो रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स है उनका जो ट्रस्ट है इकोनॉमी के ऊपर वो कहीं ना कहीं कम होता है एंड इससे भी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ता है। इन एडिशन टू दिस, यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट्स को हाइक किया जिसकी वजह से डॉलर और ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ और ये एक फैक्टर बना जिसकी वजह से आज की डेट में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए, अगर डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट उनकी खुद की इकोनॉमी में ज्यादा मिल रहा है तो वो क्यों किसी और इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। एंड इन एडिशन टू दिस, आज की डेट में आप ग्लोबली अगर देखें डॉलर स्ट्रांग हो रहा है बिकॉज एक अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द ट्रेड टेंशन कि भाई ट्रंप आएंगे तो इससे क्या डॉलर आपका लाइक मतलब जो यूएस की इकोनॉमी है वो चाइना के साथ ट्रेड करेगी या इंडिया के साथ ट्रेड करेगी। अभी रिसेंट टाइम में उन्होंने यूरोपियन यूनियन को धमका दिया है। तो द थिंग इज, इन सब की वजह से लोग बाहर की इकोनॉमी में पैसा लगाने के बजाय अपने पास होल्ड करके बैठे, जिसकी वजह से डॉलर की सप्लाई कम होगी, डिमांड उतनी ही है, तो इससे डॉलर का प्राइस इंक्रीज होगा। तो मतलब सप्लाई में भी फर्क पड़ता है। अगर सप्लाई कम है और डिमांड सेम भी मेंटेन हो तब भी आपकी जो डॉलर के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिल रही है। अब लास्ट में कहा जाता है कि देखो जो डॉलर जो है एक यूएस डॉलर इंडेक्स है, ये लगभग 8-9 पॉइंट से इंक्रीज कर चुका है सितंबर के बाद से। एंड ये एक मेजर कारण है कि भाई जो डॉलर है वो आपका स्ट्रेंथन हो रहा है एज कंपेयर टू अदर करेंसी। तो इट्स नॉट द इंडियन रुपी दैट इज डेप्रिशिएटिंग बट इट्स द यूएस डॉलर दैट इज एप्रिशिएटिंग, और जिसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिवली पड़ रहा है। क्योंकि चाहे खरबूजा चक्कू के ऊपर गिरे या चक्कू खरबूजे के ऊपर गिरे, एक्चुअल में नुकसान रुपी का ही है। तो ये बात यहां पे ये आ जाती है। देन जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ एक मेजर रोल ये हो रहा है कि भाई देखिए जो ग्लोबल टेंशन चल रही है एंड हायर एनर्जी के प्राइसेस चल रहे हैं, तो ये ग्लोबल मार्केट को इम्पेक्ट कर रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं डॉलर्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। तो वो चीज आपको देखने को मिलती है। अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? अगर डॉलर महंगा होता है तो सबसे पहली चीज आपकी ट्रेड महंगी हो जाएगी, मतलब जो आप इंपोर्ट कर रहे हो आपके इंपोर्ट बिल्स इंक्रीज करेंगे। इन एडिशन टू दिस, मान लीजिए अगर किसी ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग या बोरोइंग कर रखी है बाहर के बैंक से, तो उसको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। पहले मान लो आपने $10,000 लोन लिया था, अब वो 80 रुपए के हिसाब से लिया था, अब ये 85 रुपीज हो गया है, तो यहां पर आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा एज कंपेयर टू जितना आपने बोरो किया था। तो डेट सर्विसिंग की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी। अब अगर मान लीजिए ये सब होता है तो ये भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को इंपैक्ट करेगा जिन्होंने बोरो कर रखा है, प्लस क्रूड ऑयल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कॉस्ट बढ़ेगी तो वो भी इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा एंड इकोनॉमी में इससे इन्फ्लेशन आएगा। बट एक बढ़िया चीज ये होगी कि मान लो पहले आप 80,000 का यहाँ पे एक आईफोन बेच रहे थे, अब वो 85 का हो जाएगा, तो आप एक्सपोर्ट में अपने आप को कॉम्पिटिटिव पाएंगे एंड वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सकते हैं आपके। तो आरबीआई क्या स्टेप ले रही है? तो कहते हैं आरबीआई यहां पर एक्सेसिव सेलिंग तो नहीं कर रही है डॉलर्स की, बट यस डॉलर की सेलिंग करके कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर डॉलर को इन्फ्यूज कर रही है ताकि डिमांड और सप्लाई के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया जा सके। अब दूसरी चीज यहां पर क्या किया जा सकता है कि भी एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आने की जरूरत है। आप इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट को मैनेज कीजिए, इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा एंड मोर ओवर आप इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इनके ऊपर फोकस कीजिए जिससे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बूस्ट हो, आपकी इकोनॉमी जो है उसमें ट्रेडिंग इंक्रीज हो, ट्रेड इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट से आपका जो क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं कम होंगे। बट ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट टर्म नहीं। मतलब इसके लिए आपको बहुत
लंबा वेट करना पड़ेगा, 10-20 साल आपको लग सकते हैं। अब यहां ये इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल था। अब बात करते हैं साइंस से रिलेटेड पहले आर्टिकल की, जिसमें हम बात करेंगे स्पीड गन की। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो है डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट क्या करता है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा हूं। अब साउंड वेव क्या करती है, कंप्रेस एंड रेरिफेक्ट करती है। मतलब आप अगर मैं इस साइड भागता हुआ आ रहा हूं तो ये एयर को क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है। पीछे वाली एयर जो होगी वो कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाती है। तो ये इसी फैक्टर, इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट में आप क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ड्रॉप करते हैं और उससे आप उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये कैसे होता है, देखो जो भी व्हीकल आपका अप्रोच करता है वो साउंड वेव को कंप्रेस करता है और इससे फ्रीक्वेंसी आपकी यानी पिच हाई हो जाती है। एंड जैसे ही वो आपसे दूर जाने लगता है तो आपकी वेव स्प्रेड आउट करती है, जिससे जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है। अब ये जो स्पीड गन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अमिट करते हैं और ये आपके ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होती है। एंड जैसे रडार काम करते हैं सेम ये भी एक डोपलर रडार ही है। तो इसमें हम इसी कैलकुलेशन के बेस पे कि भाई लाइट मैंने छोड़ी, वापस आई, उसकी स्पीड को कैलकुलेट किया और ऑब्जेक्ट की स्पीड और डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस मुझे पता ही है तो ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं कि किस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। तो यहां पर जो डिफरेंस है बिटवीन एमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी उससे कैलकुलेट किया जाता है एक सिंगल कंप्यूटर के थ्रू, सिंपल कंप्यूटर के थ्रू, जिससे आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशन कहां कहां हो सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट में है, प्लस स्पोर्ट्स में। जैसे अभी पीछे एक आपने मीम देखा होगा, हमारे डीएसपी साहब ने दुनिया की सबसे तेज बॉल फेंकी थी, तो वहां पर क्रिकेट, टेनिस, उन जगह पे भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। मिलिट्री के अंदर एयरक्राफ्ट और शिप्स में, एंड प्लस वेदर में भी डोपलर रडार का इस्तेमाल होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, जो कि यहां पर नहीं लिखा गया है, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि स्पीड को ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ये मान लीजिए ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती है अगर कोई सामने ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। एंड कई बार इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी यहां पर देखने को आपको मिल जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इसके सामने। अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की, अबाउट मणिपुर एंड स्टारलिंक। इन दोनों के बीच में क्या इशू है इसको हम समझते हैं। रिसेंटली एक पर्सन को अरेस्ट किया गया और इसके पास स्टारलिंक का एक सैटेलाइट फोन था, स्टारलिंक का एक डिवाइस था, कम्युनिकेशन डिवाइस। अब देखो स्टारलिंक के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले हम एक चीज समझते हैं। स्टारलिंक को हमने स्पेशली ये कहा था कि भाई आप इंडिया के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते, हमारे टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा, तो हमने इन्हें मना कर दिया। एंड प्लस हमारे को कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे कि भाई हम बहुत ज़्यादा फॉरेन कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमने इन्हें मना कर दिया। अब हो ये रहा है कि भाई इंडिया मार्ट जैसी कई आपके प्लेटफॉर्म्स हैं और कई ब्लैक मार्केट्स हैं जिसमें ये डिवाइसेस रेडिली अवेलेबल हो रहे हैं। एंड इसका इस्तेमाल कई सारी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग भी कर रहे हैं और इवन टेरर आउटफिट्स भी कर रही हैं, तो जिसकी वजह से अपने इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स इंक्रीज होते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में हम इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टारलिंक के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है, जो कि एक लोअर अर्थ ऑर्बिट का प्रोजेक्ट है। इसमें हम सैटेलाइट्स को 550 किलोमीटर पे प्लेस करेंगे, जिसमें हाई स्पीड रहेगी। एंड क्योंकि इसका डिस्टेंस अर्थ से कम है एज कंपेयर टू आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि 35,000 किलोमीटर पे आपकी प्लेस होती है, तो इसमें डाटा की लेटेंसी रेट, जो लैग देखने को मिलता है, वो सबसे कम है। तो ये ऑनलाइन वीडियो कॉल्स के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब इसमें रिमोट एरियाज, सी वेसल्स, डिजास्टर स्ट्रक रीजन्स और आपके जो ऑपरेसिव रिजीम्स के खिलाफ कोई कम्युनिकेशन वगैरह करना चाहता है तो उनके लिए बेनिफिट देगा। अब यहां पर अगर इस सैटेलाइट की बात करें तो स्टारलिंक आपकी रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है एंड इन्होंने थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च कर दिया।
तो इलॉन मस्क की जो कंपनी है, इलॉन मस्क की स्पेसएक्स, ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस कर रही है थ्रू स्टारलिंक प्रोजेक्ट। अब इसमें फायदा क्या है, रिमोट एरियाज को इंटरनेट एक्सेस मिलेगा, इमरजेंसी के टाइम पे आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, स्पेशली जो डिजास्टर के टाइम पे। कनेक्टिविटी जैसे हमारे रिमोटेस्ट एरिया नॉर्थ ईस्ट और अंडमान और बाकी एरिया, वहां पर आप अंडर सर्व्ड एरियाज में सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, एंड इवन नेविगेशन में ये आपको हेल्प करेगा। तो अब यहां पर इस पूरे इंसिडेंस कंट्रोवर्सी के बारे में हम देखते हैं कि इंडिया के ऊपर क्या असर हो सकता है। तो कहते हैं कि देखो, इसको रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला है, एंड जो ये स्मगलर्स और जो मिलिटेंट्स है इसे नेविगेशन और कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, इसको ट्रैक कर पाना हमारे लिए उतना ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो डिस्पाइट हमने इनकी सर्विसेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, बट स्टिल इंडिया में ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसके लिए काफ़ी खतरा है ये। अब आप यहाँ पर देखें तो स्टारलिंक को यूज़ करने के लिए हमने जियो लोकेशन फीचर्स को ऑन किया हुआ है, जिससे हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं अनऑथराइज एरियाज में इसके यूज़ को, एंड मोर ओवर हम डाटा सिक्योरिटी को यहाँ पर इंश्योर करें इंक्रिप्शन के थ्रू, एंड यहाँ पर मिसलेनियस एक्टर्स को हम प्रिवेंट कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने से। बट प्रॉब्लम क्या है कि भाई आप प्रिसाइजली इस चीज़ को टारगेट नहीं कर सकते, कुछ एरिया में लूप होल रह ही जाएंगे। तो क्योंकि इतना बड़ा आपका बॉर्डर है, इतना बड़ा नेशन है, तो यहाँ पर इन सैटेलाइट्स को पूरी तरह से डीएक्टिवेट करना, कवरेज को इंश्योर करना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अनऑथराइज रीजन से आप इनको परचेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दुबई गया, दुबई से वो परचेज करके इंडिया में ले आया, तो उसको रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बारी जो शेडो कंपनीज हैं, प्रॉक्सी बायर्स हैं, वो इस चीज़ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब कहते हैं कि इंडिया में इसके रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं, तो मैं कहता हूँ भाई रूल्स सिंपल से हैं। वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट जो 1933 का है, इसके सेक्शन 6 में हम सीधा कहते हैं कि भाई ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जो ऑथराइज नहीं है वो इंडिया में प्रोहिबिटेड है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 में अनलाइसेंस सैटेलाइट फोन्स और डिवाइसेस को यूज करना क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर काउंट होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शन में भी हमने स्पेसिफिकली कहा है कि भैया आप उन फीचर्स को डिसेबल करेंगे जो इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है। और इवन हम स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने की बात करते हैं टेररिज्म और मिलिटेंसी के केसेस में। तो यहाँ पर हमें अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और बेटर करने की जरूरत है, एंड ज़रूरत है कि हम अपने बॉर्डर एरिया में कंट्रोल और ज़्यादा इन्हांस करें, एंड टेक्नोलॉजी को इस तरह से एडवांस करें कि इस तरह की प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में देखने को ना मिले। एंड साथ के साथ हमें बात करने की ज़रूरत है यूएस से, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में हमें ना देखने को मिले। अगर हम इन चीज़ों को इंश्योर कर पाते हैं तो डेफिनेटली इससे बहुत बेनिफिट मिल सकता है हमें। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो जाने से पहले लाइक बटन ज़रूर से दबाना। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।